मिड कैप कंपनीज मार्केट का सबसे इंटरेस्टिंग लेयर होती है। ये वो स्टेज होता है जहां बिजनेस मॉडल ऑलरेडी प्रूव हो चुका होता है, लेकिन स्केल अभी पूरी तरह अनलॉक होना बाकी होता है। यहाँ पर रियल डिफरेंस शुरू होता है स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और एवरेज एग्जीक्यूशन के बीच। हिस्ट्री देखी जाए तो मीनिंगफुल वेल्थ क्रिएशन इसी मिड कैप स्पेस से आई है, पर रियल एज वहाँ मिलता है जहाँ हम ग्रोथ के नेक्स्ट फेज के लिए सही कंपनीज को पहचान पाते हैं, जिनके नंबर्स, कैपिटल एलोकेशन और डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी अलाइंड होते हैं। तो इसीलिए आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी 4 इंडियन मिड कैप स्टॉक्स जहां 2026 ग्रोथ सिर्फ एक्सपेक्टेशंस पर नहीं बल्कि ऑर्डर बुक, मार्जिन्स और कैश फ्लोज पर क्लियरली विजिबल है। हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका शर्मा। इस वीडियो में जो एनालिसिस आप देख रहे हैं वो मेरा पर्सनल रिसर्च और असेसमेंट है। अगर आपको ये इनसाइट्स यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहली कंपनी से शुरू करते हैं जो है वॉरी एनर्जीज। इंडिया का रिन्यूएबल ट्रांजिशन अब सिर्फ पॉलिसी विजन तक लिमिटेड नहीं रहा। ये फेज अब मैन्युफैक्चरिंग स्केल, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ का टेस्ट बन चुका है, और इसी ट्रांजिशन का कोर बेनिफिशियरी है वॉरी एनर्जी। वॉरी एनर्जीज इंडिया के लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। वॉरी का बिजनेस सिर्फ सोलर पैनल्स लगाने तक लिमिटेड नहीं है। कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर करती है, लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए ईपीसी सॉल्यूशंस देती है और इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स के लिए एंड टू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस ऑफर करती है। मतलब वॉरी मैन्युफैक्चरर भी है और इंटीग्रेटर भी। ये वर्टिकल इंटीग्रेशन कंपनी को 3 क्लियर एडवांटेजेस देता है: कॉस्ट कंट्रोल, टाइमली एग्जीक्यूशन और स्केलेबल ग्रोथ। एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉरी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंडिया में स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, जहां हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन के साथ ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। इसी वजह से कंपनी डोमेस्टिक डिमांड के साथ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए भी वेल पोजीशनड है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल तो अच्छा लगता है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए असली सवाल ये होता है, क्या ये बिजनेस मॉडल नंबर्स में ट्रांसलेट हो रहा है? क्या स्केल के साथ बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो रही है? चलिए देखते हैं स्कैनिक्स में नंबर्स क्या बोलते हैं। FY21 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 1993 करोड़ था। FY23 तक ये जंप करके 6860 करोड़ के आसपास पहुंच गया, और FY25 में वॉरी का रेवेन्यू फर्दर स्केल होके लगभग 14,846 करोड़ तक आ चुका है। मतलब सिर्फ 3 सालों के अंदर 3 टाइम्स से ज्यादा टॉप लाइन स्केल अप। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ग्रोथ सिर्फ वॉल्यूम पुश से नहीं आई है। अब प्रॉफिट के एंगल को समझते हैं। एबिटा FY22 में सिर्फ 203 करोड़ था। FY24 तक ये स्ट्रॉन्ग जंप के साथ 1810 करोड़ पहुंच गया, और FY25 में एबिटा और एक्सपैंड होकर लगभग 3123 करोड़ के लेवल पर आ चुका है। इसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी दिखता है। वॉरी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स अभी एक्सपैंड होकर 19 से 22 के बैंड में सेटल हो चुके हैं, और ये इंपॉर्टेंट सिग्नल है। जब किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में स्केल के साथ मार्जिन्स एक्सपैंड होते हैं, इसका मतलब प्राइसिंग पावर बिल्ड हो रही है, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन इंप्रूव हो रहा है और ऑपरेशनल लेवरेज अनलॉक हो चुका है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। FY22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 80 करोड़ के आसपास था। FY25 में ये लगभग 1928 करोड़ हो चुका है, यानी बॉटम लाइन ग्रोथ टॉप लाइन से भी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। चलिए अब ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पर आते हैं। FY23 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगभग 1560 करोड़ था। FY24 में ये इंप्रूव होकर 2305 करोड़ हो गया, और FY25 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो फर्दर ग्रो होकर लगभग 3158 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये कंफर्म करता है कि प्रॉफिट्स पेपर पर नहीं है, बिजनेस एक्चुअल कैश जनरेट कर रहा है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज नेगेटिव दिख रहे हैं, पर ये किसी स्ट्रेस का सिग्नल नहीं। ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि कंपनी एग्रेसिवली कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। सिंपल शब्दों में ये ग्रोथ केपेक्स है, डिस्ट्रेस नहीं। कंपनी के रिस्क की बात करें तो ये हैं पॉलिसी वोलेटिलिटी, एग्जीक्यूशन इंटेंसिटी और केपेक्स डिसिप्लिन मेंटेन करना। पर जो बात नंबर्स क्लियरली बोल रहे हैं वो ये है, वॉरी अब सिर्फ फ्यूचर स्टोरी नहीं, कंपनी एग्जीक्यूशन फेज में एंटर कर चुकी है, और 2026 तक अर्निंग्स विजिबिलिटी ऑलरेडी नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रही है। अब चलते हैं कंपनी नंबर 2 की तरफ, जो है एफएल इंडिया। एफएल एक एडवर्टाइजिंग कंपनी नहीं, एफएल एक कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है।
कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक एफएल का कोर फोकस 3 चीज़ों पर है: मोबाइल फर्स्ट कंज्यूमर्स, कन्वर्जन लेड एडवर्टाइजिंग और आरओआई बेस्ड प्राइसिंग। ट्रेडिशनल डिजिटल एडवर्टाइजिंग में ब्रांड्स इंप्रेशंस और क्लिक्स के लिए पे करते हैं। एफएल का मॉडल फंडामेंटली डिफरेंट है। यहाँ ब्रांड्स तभी पे करते हैं जब एक्चुअल यूजर एक्शन होता है, जैसे ऐप इंस्टॉल, रजिस्ट्रेशन, ट्रांजैक्शन या परचेज। इसी वजह से एफएल का बिजनेस मॉडल एडवर्टाइजर के लिए लो वेस्टेज है और एफएल के लिए हाई स्टिकीनेस क्रिएट करता है। कंपनी के डिस्क्लोजर्स के हिसाब से एफएल प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बिल्ड करती है जो रियल टाइम सिग्नल्स का यूज़ करके राइट यूज़र को राइट टाइम पर राइट ऐड दिखाता है। इसमें यूज़ होता है बिहेवियरल डेटा, डिवाइस इंटेलिजेंस, कंटेक्चुअल सिग्नल्स और मशीन लर्निंग ड्रिवन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब सिंपल है, एफएल सिर्फ एड्स नहीं बेचती, एफएल मेजरेबल आउटकम्स डिलीवर करती है और इसी वजह से एडवाइजर रिटेंशन स्ट्रॉन्ग रहता है, प्राइसिंग पावर सस्टेनेबल होती है और रेवेन्यू विजिबिलिटी बेटर होती है। इन्वेस्टर लेंस से देखें तो एफएल का मोड टेक्नोलॉजी प्लस डेटा प्लस परफॉर्मेंस लिंक्ड प्राइसिंग का कॉम्बिनेशन है। अब थोड़ा नंबर्स को डिकोड करते हैं स्कैनेक्स में, क्योंकि यहीं पर एफएल की रियल क्वालिटी समझ आती है। FY20 में कंपनी का रेवेन्यू 340 करोड़ था। FY22 तक ये 1153 करोड़ पहुंच गया। FY25 में रेवेन्यू 2360 करोड़ क्रॉस कर चुका है। मतलब सिर्फ स्केल नहीं हुआ है, 3 टाइम्स से ज्यादा ग्रोथ एक स्ट्रक्चर्ड रिपीटेबल मॉडल के साथ आई है। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, एबिटा की। FY22 में 285 करोड़ और FY25 में 577 करोड़। इतनी फास्ट स्केलिंग के बाद भी एबिटा मार्जिन्स 20% के आसपास स्टेबल रहे हैं। ये सिग्नल देता है कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कंट्रोल में है और ऑपरेटिंग लेवरेज कंसिस्टेंटली अनलॉक हो रहा है। नेट प्रॉफिट भी इसी स्टोरी को रीइंफोर्स करता है। FY22 में 215 करोड़ और FY25 में 382 करोड़। अब जरा बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। कंपनी के टोटल एसेट्स 3622 करोड़ के आसपास हैं, जिसमें इक्विटी बेस 2947 करोड़ का है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यहाँ रिजर्व्स की है, 2934 करोड़, जो क्लियरली दिखाता है कि ग्रोथ लार्जली इंटरनल एक्रूअल्स से फंड हुई है, ना कि एग्रेसिव लेवरेज से। अब कंपनी के रिस्क के बारे में बात करते हैं। कुछ रिस्क हैं जैसे ग्लोबल एड स्पेंड स्लोडाउन या प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, लेकिन एफएल का मोड ये है कि एडवर्टाइजर्स तभी पे करते हैं जब एक्चुअल कंज्यूमर एक्शन होता है। इस अकाउंटेबिलिटी की वजह से बजट प्रेशर के फेजेस में भी एफएल का मॉडल रेलिवेंट रहता है। So the bottom line is एफएल एक कैपिटल एफिशिएंट हाई रिटर्न डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां रेवेन्यू स्केल हो रहा है, मार्जिन स्टेबल हैं और बैलेंस शीट स्ट्रेस फ्री है। और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से एफएल का बिजनेस सिक्लिकल नहीं, कंपाउंडिंग ओरिएंटेड लगता है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ, जो है एजाक्स इंजीनियरिंग। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के बीच उस लेयर में ऑपरेट करती है जहां रियल एग्जीक्यूशन इनेबल होती है। कंपनी कंक्रीट प्रोडक्शन और प्लेसमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जैसे सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर्स, बैचिंग प्लांट्स और एलीट इक्विपमेंट्स, जो ऑन साइट कंक्रीट प्रोडक्शन के थ्रू टाइम, लॉजिस्टिक और प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑप्टिमाइज करते हैं। इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजाक का बिजनेस ऑर्डर अनाउंसमेंट से ज़्यादा ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन इंटेंसिटी से लिंक्ड है। जैसे जैसे हाईवेज, ब्रिजेस और अर्बन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ग्राउंड पर मूव करते हैं, वैसे वैसे एजाक्स के इक्विपमेंट का यूटिलाइजेशन बढ़ता है। कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क, पैन इंडिया रीच और आफ्टर सेल्स सर्विस एजाक्स को रिपीट बिजनेस और हाई अपटाइम मॉडल की तरफ पुश करते हैं, जो इंफ्रा इक्विपमेंट स्पेस पे एक सस्टेनेबल मोड क्रिएट करती है। अब बात करते हैं कंपनी के नंबर्स की। कंपनी का रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। FY23 में रेवेन्यू 1173 करोड़ था, FY25 में ये 2117 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। मतलब सिर्फ स्केल नहीं बल्कि कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन के साथ ग्रोथ डिलीवर हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट जैसे सिक्लिकल बिजनेस में ऐसा स्टडी स्केल अप एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो FY22 में थोड़ा प्रेशर दिखा था, लेकिन उसके बाद एबिटा रिकवरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही। FY25 में एबिटा 361 करोड़ के लेवल पर पहुंच गया और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मार्जिन्स ब्रॉडली स्टेबल रहे हैं, जो ये बताता है कि कंपनी सिर्फ वॉल्यूम चेज नहीं कर रही है बल्कि प्राइसिंग डिसिप्लिन और कॉस्ट कंट्रोल भी मेंटेन कर रही है।
इंफ्रा इक्विपमेंट जैसे वॉलेटाइल सेगमेंट में मार्जिन स्टेबिलिटी एक अंडररेटेड स्ट्रेंथ होती है। अब नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। FY22 में अजाक्स का नेट प्रॉफिट 66 करोड़ था, जो FY25 तक जंप करके 260 करोड़ हो गया। यह सिर्फ डिमांड का इफेक्ट नहीं लगता है, बल्कि ऑपरेटिंग लेवरेज और बेटर एसेट यूटिलाइजेशन का आउटकम है। बैलेंस शीट पर नजर डालें तो पिक्चर और कंफर्टिंग हो जाती है। कंपनी की इक्विटी लगभग 1157 करोड़ के लेवल पर है, डेट लो है और रिजर्व्स कंसिस्टेंटली ग्रो हुए। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पॉजिटिव रहना ये सिग्नल देता है कि ग्रोथ ओवर स्ट्रेचिंग के थ्रू नहीं आ रही, बल्कि इंटरनली फंडेड और डिसिप्लिन मैनर में एग्जीक्यूट हो रही है। 2026 के लेंस से देखें तो रोड्स, मेट्रोज, हाउसिंग और लॉजिस्टिक ये सब अजाक्स इंजीनियरिंग के डायरेक्ट डिमांड ड्राइवर्स हैं। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग अनाउंसमेंट ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट होती है, इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन ऑटोमेटिकली पिकअप होता है। इंफ्रा स्लोडाउन जैसे रिस्क एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये सेक्टर इनहेरेंटली सिक्लिकल होता है, लेकिन अजाक की लीडरशिप पोजीशन, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन फुटप्रिंट और रिपीट बिजनेस मॉडल डाउनसाइड रिस्क को काफ़ी हद तक कुशन करता है। अब चलते हैं अपनी फोर्थ कंपनी की तरफ, विच इज़ हिंदुस्तान पेट्रोलियम। HPCL को सिर्फ एक PSU ऑयल कंपनी बोलकर इग्नोर करना इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी जेन्युइनली कॉस्टली हो सकता है। HPCL का बिजनेस रियलिटी काफ़ी लेयर्ड है। कंपनी रिफाइनिंग, फ्यूल रिटेलिंग और पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एनर्जी ट्रांजिशन के नेक्स्ट फेज पर भी एक्टिवली इन्वेस्ट कर रही है। HPCL के FY24 एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का कोर स्ट्रेंथ है इंडिया के फ्यूल डिमांड साइकिल को मोनेटाइज करना थ्रू हाई यूटिलाइजेशन रिफाइनरीज, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल फ्यूल नेटवर्क्स और इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कंपनी के नंबर्स की बात है। FY22 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 3.52 लाख करोड़ था, जो FY24 तक बढ़कर करीब 4.35 लाख करोड़ पहुंच गया। ये बताता है कि वॉल्यूम्स और मार्केट प्रेजेंस दोनों स्टेबल बने हुए हैं डिस्पाइट एनर्जी प्राइस वोलेटिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी नेचुरली सिक्लिकल है, लेकिन FY24 में HPCL ने 26,845 करोड़ का EBITDA जनरेट किया और नेट प्रॉफिट लगभग 16,000 के करीब रहा। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन्स फ्लक्चुएट करते हैं, पर जब साइकिल फेवर में होता है, अर्निंग्स और कैश दोनों पावरफुल होते हैं। कैश फ्लो यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। FY24 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगभग 23,852 करोड़ रहा, जो क्लियरली दिखाता है कि HPCL का कोर बिजनेस अभी भी एक स्ट्रॉन्ग कैश इंजन है। इसी कैश फ्लो के बेसिस पर कंपनी अपनी रिफाइनिंग अपग्रेड्स, पाइपलाइन एक्सपेंशन और एनर्जी ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट फंड कर पाती है। बैलेंस शीट भी इसी स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करती है। टोटल एसेट्स लगभग 1.94 लाख करोड़ के आसपास है और इक्विटी बेस 51,144 करोड़ का है। ये बैलेंस शीट HPCL को 3 इंपॉर्टेंट चीजें साइमल्टेनियसली करने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देना, लार्ज स्केल केपेक्स एग्जीक्यूट करना और EV, बायोफ्यूल और क्लीनर एनर्जी ट्रांजिशन जैसे फ्यूचर ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स में कैपिटल डिप्लॉय करना। 2026 के लेंस से देखें तो HPCL एक बैलेंस्ड एनर्जी प्ले है। रिफाइनिंग साइकिल का अपसाइड, फ्यूल रिटेल का स्टेबल कैश फ्लो और ग्रीन फ्यूल्स में ग्रेजुअल ट्रांजिशन, तीनों मिलकर अर्निंग्स को सपोर्ट करते हैं। क्रूड वोलेटिलिटी और पॉलिसी रिस्क हैं, पर वैल्यूएशन ऑलरेडी पेसिमिज्म रिफ्लेक्ट करती है। बॉटम लाइन ये है कि HPCL एक हाई वोलेटिलिटी मार्जिन बिजनेस हो सकता है, पर कैश जनरेशन, एसेट बेस और स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस इसे 2026 के एनर्जी ट्रांजिशन फेज में एक अंडर एस्टिमेटेड बट पावरफुल मिड कैप प्लस PSU प्ले बना देते हैं। ये थी हमारी 4 कंपनीज। मिड कैप इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर रिस्क फ्रेमवर्क समझना भी जरूरी है। मिड कैप इन्वेस्टिंग सिर्फ कंपनी अच्छी हो इतना काफी नहीं है, इन्वेस्टर का प्रोसेस भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हर स्टॉक में बैलेंस शीट स्ट्रेंथ और कैश फ्लो क्वालिटी चेक करना जरूरी है ताकि ग्रोथ सस्टेनेबल रहे। कैपिटल एलोकेशन और एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म रिटर्न्स डिसाइड करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, पोजीशन साइजिंग। गलत पोजीशन साइजिंग के साथ बेस्ट कंपनी भी पोर्टफोलियो का आउटकम बिगाड़ सकती है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आते हैं। अगर आपको मेरी ये फंडामेंटल इंसाइट्स अच्छी लगी और आप भी मिड कैप में इन्वेस्ट करते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।
I will see you very soon in the next video. Thanks for watching. Bye-bye. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.